हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो यहाँ गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर हम आपको करा रहे हैं लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारी वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। हमारी वेदाशी लर्निंग ऐप पर आपको लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन जुड़ा हुआ ये कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर आप इस कोर्स की सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ पर हमारे डेमो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। तो लिक्विड स्टेट को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस स्टेट के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। ये हम एक अर्लियर वीडियो में देख चुके हैं कि गैसेस को कैसे लिक्विफाई किया जाता है, अगर हम उस पर प्रेशर बढ़ाएं और टेम्परेचर को कम करें। तो तापमान के गिरने पर और प्रेशर यानी दबाव के बढ़ाने से हम किसी भी गैस को लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में ला सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, हम जानते हैं कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। वो हर समय उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मूवमेंट होता रहता है। जबकि लिक्विड स्टेट में ये मोशन थोड़ा कम होता है और इंटर पार्टिकल फोर्स यानी जो कणों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षक बल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब प्रेशर को हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, अब जो गैसेस के पास जो वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन है जहाँ पर वो एक रैंडम मोशन कर सकती है, वो कम होता जाता है, वो स्पेस कम होती जाती है। इसके साथ ही जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, कणों के मध्य में जो गैप है, जो उसके पास जगह है, वो भी कम होती जाती है। कम होने की वजह से इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कणों को एक दूसरे को आकर्षित करने की जो यहाँ पर बल है, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर आकर्षण बल एक्टिव होते ही जो कण हैं वो बहुत पास पास आने लगते हैं। लेकिन अगर हमें उसे लिक्विड अवस्था में लाना है तो हमें उनके जो रैंडम मोशन हो रहा है, यानी कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा कणों में है, उसे भी कम करना पड़ेगा। और उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तापमान को कम करते हैं। तो टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है कणों की, तो उनका मूवमेंट कम हो जाता है। और जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम होने लगती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ जनरेट हो जाते हैं। इन दोनों के प्रभाव से एक गैस जो है वो लिक्विड अवस्था में आ जाती है। तो गैसेस को लिक्विफाई करने का ये तरीका होता है। थॉमस एंड्रयू ने पहली बार स्टडी किया था 1861 में क्रिटिकल फिनोमेना। क्रिटिकल फिनोमेना मतलब कि किसी गैस को किस तरीके से लिक्विफाई किया जा सकता है, ये उन्होंने स्टडी किया था। तो उन्होंने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ CO2। CO2 गैस उन्होंने ली थी, उसका फिक्स्ड मास, ठीक है, इसका एक निश्चित द्रव्यमान लिया था और उन्होंने इसका वॉल्यूम के ऊपर प्रभाव देखा था। किसका देखा था, तापमान का और दबाव का। क्या प्रभाव होता है वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ CO2 पर। अब देखिए इन्होंने क्या देखा, एक ग्राफ इस तरीके से हमने प्लॉट किया है। इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर इस एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया है, इस एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है और ये जितने भी आपको ये लाइंस दिख रही है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और अलग अलग टेम्परेचर भी यहाँ पर इनके आगे लिखे हुए हैं। ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, 31.1 डिग्री सेल्सियस पे, ये यहाँ पर ये आपको जो दिख रही है ये आपकी 30.98 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इस तरीके से इन्होंने ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किए और जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, आइसोथर्म्स। ठीक है, आइसोथर्म्स या फिर समताप रेखाएं। तो देखिए पहली चीज़ यहाँ पर इन्हें क्या नज़र आई, इन्होंने पहली चीज़ ऑब्जर्व करी कि हाई टेम्परेचर पर जो आइसोथर्म था वो आइडियल गैस को मैच कर रहा था। यानी कि जो हमारी आदर्श गैसें होती है, जिस तरीके से उनका व्यवहार होता है, CO2 भी हाई टेम्परेचर पर बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार कर रही थी। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यहाँ पर ये देखिए हाई टेम्परेचर, जैसे हम 50 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे, इसी तरीके का ग्राफ हमको देखने को मिलता है, इसी तरह का प्लॉट हमें देखने को मिलता है आइडियल गैस के केस में। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर कम होगा यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यह आइडियल गैस का केस है। लेकिन 73 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर किया गया, ये इस प्रेशर पर देखा गया कि पहली बार लिक्विड CO2 मिली। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर्स पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट करके कार्बन डाइऑक्साइड को गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखा गया कि कौन सा टेम्परेचर, यहाँ पर 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर पहली बार हमें द्रव अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो चाहे हमारा प्रेशर हम कितना भी ज़्यादा क्यों ना कर लें, हमें लिक्विड CO2 नहीं मिलेगी।
तो वो टेम्परेचर जहाँ पर हमें गैसेस पहली बार लिक्विड अवस्था में होती हुई दिख रही है एक निश्चित प्रेशर पर, वो क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसे हिंदी में क्रांतिक ताप कहेंगे। टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ये वो तापमान है जिससे ऊपर अगर तापमान अगर हुआ, ठीक है, ये मिनिमम टेम्परेचर है कि यहाँ पर हमें लिक्विड फॉर्म में CO2 या गैस, कोई भी गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मिल सकती है। इससे ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ तो आप कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, कभी भी गैस द्रव अवस्था में नहीं आएगी। तो ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसी से कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो क्या होगा आपका क्रिटिकल प्रेशर यानी क्रांतिक दाब। प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रांतिक ताप पर जितने दबाव की ज़रूरत है जिससे कि हमारी जो गैस अवस्था में जो गैस है वो द्रव अवस्था में आ जाए, वो क्या होगी आपकी क्रांतिक दाब या क्रिटिकल प्रेशर। फिर हम क्रिटिकल वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्रांतिक आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर जो 1 मोल जो आपका गैस है वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, जितना आयतन घेर रही है, वो क्या हो जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम है, इनको एक साथ हम बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स यानी क्रांतिक स्थिरांक। इसके नीचे के अगर आप देखेंगे ये ग्राफ, ठीक है, अब की बार क्या होगा, यहाँ हालांकि ये सब ये लिक्विड, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम दबाव को बढ़ाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखिए दबाव को कम भी किया जा रहा है या वॉल्यूम को अगर हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ ये उसकी लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा गैस कोई लिक्विफाई नहीं होगी, कुछ उसमें चेंज हमें देखने को मिलेगा, बस खाली कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़न बढ़ रहा है, लिक्विड का संपीड़न बढ़ रहा है। ये जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, ये बस ये दिखा रहा है कि यहाँ पर लिक्विड जो है हम उसे कंप्रेस करते जा रहे हैं, जब कंप्रेस होगा तो उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का संपीड़न ज़्यादा होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट पूरा एक पे मर्ज हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर वाला पॉइंट है, सब इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरह के ग्राफ्स हैं। ये जो लाइन हमें देखने को मिल रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्चुअली देखा जाए तो जो गैसेस हैं और जो आपकी लिक्विड स्टेट है वो को एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ क्रिटिकल जो आपका ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो गैस और लिक्विड स्टेट है वो को एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर ही उसको क्या कर सकता है, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। इससे नीचे आएंगे तो हमें लिक्विड अवस्था मिलेगी, इससे ऊपर जाएंगे तो हमें गैसियस अवस्था मिलेगी। और यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या है, ये सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरे यहाँ ग्राफ पर। तो इस तरीके से एंड्रयू थॉमस ने इस द्रवीकरण को एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में हम जानते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, यानी जो अलग अलग कण हैं उनके बीच में जो आकर्षक बल है वो गैसों से ज़्यादा होता है। स्पेस जो होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो गैसों की अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम होती है। इसके अलावा उनमें जो मूवमेंट होता है, यानी कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो भी गैसों की कंपैरिजन में कम होती है। जो प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ मेन देखनी है लिक्विड की, उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। तो वेपर प्रेशर क्या है, जब हम मान लीजिए एक क्लोज्ड वेसल लें और उस क्लोज्ड वेसल में आपने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, ये क्लोज्ड वेसल है, और अगर आपने इसमें कोई लिक्विड लिया और उस लिक्विड को आपने हीट करना शुरू किया, तो जब आप इसे हीट करना शुरू करते हैं तो ये लिक्विड, ये द्रव जो है, ये वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सतह से यहाँ पे जो द्रव के यानी कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में आने लगेंगे। अगर आप तापमान बढ़ाते जाएंगे, लगातार इसकी हीटिंग करते जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर पूरे लिक्विड में से जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट होने लगेंगी यहाँ वेपर फेज में आकर। और साथ ही साथ एक और भी प्रोसेस यहाँ चल रहा होता है, जितना लिक्विड में से यहाँ पर वेपर्स जा रही हैं, ये वेपर्स यहाँ से वापस कंडेंस होकर नीचे की तरफ भी आती हैं, और जब ये नीचे की तरफ आ रही हैं तो ये वाटर फिर से इन्हें कैप्चर, वाटर या लिक्विड जो भी आपने लिया वो इसे फिर से कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा और फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। यही प्रोसेस चलता रहता है।
ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड वेसल है, क्लोज्ड वेसल में यहाँ पर से आपको यहाँ वेपर्स में भी जाती हुई दिखाई दे रही है द्रव में से, और फिर वेपर्स कंडेंस होकर वापस लिक्विड में भी क्या आ रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो ये एक इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा बॉइलिंग यानी कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच, ठीक है, बॉइलिंग नहीं, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण एंड कंडेंसेशन के बीच। शुरू में तो हमें ये सतह दिखाई भी देगी, लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो हमें ये सतह भी नहीं दिखाई देती, पूरा ही यहाँ पर हमें वेपर फेज में जाता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो ये जो है, अब ये वेपर जब यहाँ पर आ रहे हैं और जब ये वेपर्स क्योंकि क्लोज्ड हैं तो ये क्या करेंगी, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगी, ठीक है, दबाव डालेंगी क्योंकि क्लोज सरफेस है। तो वेपर्स जो यहाँ पर जिस स्पेस में इकट्ठी हो गई हैं, ये क्या करेंगी, ये इस लिक्विड के ऊपर जो दबाव डाल रही है उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और जैसे जैसे आप हीटिंग करते जाएंगे वैसे वैसे ये वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, वाष्प दाब। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। तो एक ऐसे टेम्परेचर पर जहाँ पर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में क्या स्थापित हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका है, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से वेपर में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। उस टाइम पे जो वेपर्स लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा रही हैं उसी को आप कहेंगे वेपर प्रेशर।